स्टूडेंट्स, तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का जो हमारा चैप्टर है ये एक कहाँ जो है यात्रा वृत्तांत हम जिसको बोल सकते हैं, जिसे मधु कांकरिया जी ने किया और हमारे सामने रखा है। तो आज की जो कहानी मैं लेकर आई हूँ यह यात्रा वृत्तांत, ये हमारे क्लास 10th के कोर्स ए की बुक है कृतिका भाग 2। उसका द्वितीय अध्याय है साना साना हाथ जोड़ी। अब ये कहानी यानी कि ये यात्रा वृत्तांत हमारे सामने लिखा मधु कांकरिया जी ने। तो इसको शुरू करूं इससे पहले आपको मैं दिखा देती हूँ कि आज हम पढ़ने क्या वाले हैं। सबसे पहले हमारी लेखिका यानी कि मधु कांकरिया जी के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर इस पूरे पाठ की रूपरेखा देखेंगे कि इस पाठ में हम क्या देखने वाले हैं। फिर उसके बाद हम इस पूरे पाठ के सार को देखेंगे, क्योंकि चैप्टर तो बहुत लंबा है तो उसको हमने थोड़ा सा शॉर्ट करके लिए आपके सामने प्रस्तुत किया है ताकि आप आसानी से सारी चीज़ों को समझ सकें। तो सबसे पहले लेखिका का परिचय। लेखिका है मधु कांकरिया। हिंदी साहित्य की आधुनिक लेखिका मधु कांकरिया का जन्म वर्ष 1957 यानी कि 1957 में कोलकाता शहर में हुआ। इन्होंने कलकत्ता यानी कि कोलकाता विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए यानी कि इकोनॉमिक्स में एमए और कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है। इन्होंने विशेषकर गद्य साहित्य संबंधी रचनाएं लिखी हैं, मतलब इन्होंने गद्य के लिए ही रचनाएं लिखी हैं ज्यादातर, जो इस प्रकार है। पत्ताखोर उपन्यास है, सलाम आखिरी, खुले गगन के लाल सितारे, बीते हुए, अंत में ईशु, चिड़िया मेरे ऐसे मरती है, भरी दोपहरी के अंधेरे, 10 प्रतिनिधि कहानियां हैं और युद्ध और बुद्ध कहानी संग्रह है। तालाब में बारूद यात्रा वृत्तांत है। मधु कांकरिया की रचनाएं विचारात्मक और संवेदना की दृष्टि से नवीन है, यानी कि इन्होंने जो भी रचनाएं हमारे सामने प्रस्तुत करी हैं उसके बाद हमारे लिए विचार करने के लिए कुछ पॉइंट्स जरूर छोड़े हैं कि इस टॉपिक पे हम अपने क्या विचार रखें। और साथ ही संवेदनशील होते हैं कि मतलब अच्छे से लिखती हैं, लेकिन उस जिस भी बारे में लिख रहे हैं उसमें अपनी पूरी संवेदनाओं को भरकर हमारे सामने प्रस्तुत करती हैं। इनकी रचनाओं के विषय सामाजिक समस्याओं से संबंधित हैं। किससे? सामाजिक, जिसमें जैसे संस्कृति, महानगर की घुटन और असुरक्षा के बीच युवाओं में बढ़ते नशे की आदत, लाल बत्ती इलाकों की पीड़ा आदि। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ऐसी हैं जो सामाजिक समाज में जो चीज़ें फैली हैं गलत, उस पर वो ज़्यादा आवाज़ उठाती हैं। अब हम आ गए पाठ की रूपरेखा पर। हमने कहानी पढ़ ली, सब कुछ मतलब हमने लेखिका को देख लिया, उनकी क्या है, उनकी लेखनी कैसी है, उनकी उनकी रचनाएं क्या हैं, ये सारी चीज़ें। अब पाठ की रूपरेखा देखिए। लेखिका द्वारा महानगरों की भाव शून्यता यानी कि यहाँ पर लोग के अंदर संवेदनाएं नहीं रह गई हैं, लोग अब स्वार्थी बनते जा रहे हैं। भागम भाग, बिल्कुल घड़ी की नोक पर हम लोग का टाइम जाता है और यंत्रवृत्त जीवन की ऊब से बचने के लिए दूरस्थ स्थानों की यात्रा करी, यानी कि मशीनी जीवन जीने के लिए उन्होंने उससे थोड़ा सा निजात पाने के लिए वो दूर कहीं इलाके में घूमने गई। इन्हीं यात्राओं के दौरान लेखिका को देश के विभिन्न संस्कृतियों और मनुष्यों और स्थानों के को पहचानने और मिलने का अवसर मिला। तो इन्होंने एक ही यात्रा नहीं, कई यात्राएं की, जिसमें एक यात्रा का वर्णन उन्होंने इस पाठ में हमें दिया है। तो इसके जरिए ये कई संस्कृतियों से मिली, मनुष्यों और स्थानों को भी उन्होंने जाना और समझा है। इन अनुभवों को उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांतों में स्थान दिया है। इनके जितने भी यात्रा वृत्तांत रहे उन सभी पर घूमने का इन्होंने इनके ऊपर क्या असर पड़ा, ये सारी चीज़ें उन्होंने लिखी हैं। प्रस्तुत पाठ भी एक यात्रा वृत्तांत ही है, यानी कि जो हमने पढ़ने जा रहे हैं वो यात्रा वृत्तांत है। कहाँ की यात्रा है? जिसमें भारत के पूर्वोत्तर राज्य सिक्किम की राजधानी गंगटोक, या उस समय गंगटोक पहला बोला जाता, जिसे अब हम गैंगटॉक बोलते हैं, और उसके आगे की हिमालय यात्रा का वर्णन किया, यानी कि गैंगटॉक और उसके आगे हिमालय की यात्रा का इन्होंने इस पूरे पाठ में वर्णन किया है। चलिए पाठ शुरू करते हैं। सबसे पहले गंगटोक यानी गैंगटॉक की रात्रि। लेखिका को गंगटोक यानी गैंगटॉक शहर सुबह, शाम और रात हर समय बहुत अच्छा लगा। जब वो वहां पहुंची तो उन्हें बहुत सुंदर लगा। यहाँ की रहस्यमयी सितारों भरी रात लेखिका को सम्मोहित सी करती प्रतीत हुई। लेखिका ने यहाँ एक नेपाली युवती से एक प्रार्थना के बोल भी सीखे। तो वहां पर एक नेपाली युवती थी जो एक तरीके की प्रार्थना कर रही थी, तो उस नेपाली भाषा में था, तो उन्होंने उससे कुछ वो बोल भी सीखे। क्या थे? साना साना हाथ जोड़िए गर्दहु प्रार्थना, हमरो
जीवन तिमरो कौशली, जिसका हिंदी में अर्थ है छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। तो यहाँ पर साना साना हाथ जोड़ी जो हमारा चैप्टर का नेम है, उसका मतलब होता है छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ। ठीक है, ये हमारे चैप्टर का नाम है जो इन्होंने गैंगटोक में एक नेपाली युवती से सीखा था। अब है कंचनजंगा के दर्शन की प्रतीक्षा। सुबह लेखिका को युमथांग के लिए निकलना था, गैंगटॉक से युमथांग के लिए निकलना था। जैसे ही उनकी आंख खुलती है वह बालकनी की ओर भागती है, क्योंकि उन्हें लोगों ने बताया था कि यदि मौसम साफ हो तो बालकनी से ही कंचनजंगा यानी हिमालय की तीसरी सबसे ऊंची चोटी दिखाई देती है। तो जहां वो रुकी थी वहां से अगर वेदर साफ हो तो कंचनजंगा साफ दिखाई देगी, इसलिए वो तुरंत उठते ही बालकनी की तरफ भागती है। उस सुबह मौसम अच्छा होने के बाद भी आसमान हल्के हल्के बादलों से ढका हुआ था, जिसके कारण लेखिका को कंचनजंगा नहीं दिखाई पड़ी, किंतु सामने तरह तरह के रंग बिरंगे ढेर सारे फूल दिखाई पड़े। तो उस समय बादलों होने की वजह से कंचनजंगा की चोटी इनको नहीं दिखाई पड़ी उस दिन, लेकिन उनके जो बालकनी के आगे घाटी पड़ रही थी वहां पर बहुत तरह तरह के रंग बिरंगे फूल खिले थे, जिसे उन्होंने देखकर आनंद लिया। अब आते हैं बौद्ध पताकाओं का युमथांग में महत्व। अब उनको उस दिन युमथांग जाना था, फिर क्या हुआ? गंगटोक यानी गैंगटॉक से करीबन 149 यानी कि 149 किमी की दूरी में युमथांग है। ध्यान रखिएगा, ये नंबर आपको याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन में आ सकता है। की दूरी पर युमथांग था। लेखिका के साथ चल रहे ड्राइवर कम गाइड जितेन नार्गे उन्हें बताते हैं। अब उनके वहां पर जो उन्होंने गाड़ी ली थी, जीप ली थी, उसके ड्राइवर थे जितेन नार्गे, जो एक गाइड का भी काम कर रहे थे, कि यहाँ के सारे रास्तों में हिमालय की गहनतम घाटियां और फूलों से लदी वादियां मिलेंगी। मतलब आप जब गैंगटॉक से युमथांग जाएंगे तो बहुत सारी वादियां और गहनतम घाटियां मिलेंगी जो सभी फूलों से लदी रहेंगी। आगे बढ़ने पर उन्हें एक स्थान पर एक कतार में लगी सफेद बौद्ध पताकाएं दिखती हैं। जब वो आगे जाती हैं तो बौद्ध पताकाएं कैसी दिखती हैं? आगे सामने लगी हुई उनको दिखती हैं। नार्गे उन्हें बताते हैं कि यहाँ बुद्ध की बहुत मान्यता है, वहां पर बौद्ध धर्म की बहुत मान्यता है, बुद्ध को लोग बहुत पूजते हैं। जब भी किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएं फहरा दी जाती हैं। ये क्वेश्चन में आ सकता है, ध्यान रखिएगा कि श्वेत पताकाएं क्यों फहराई जाती हैं। मतलब जब किसी बुद्धिस्ट यानी कि बौद्ध धर्म के जो बहुत ही मान्य, जैसे हम लोग के यहाँ हिंदुओं में संत महात्मा होते हैं, उसी तरीके से बौद्ध धर्म में बुद्धिस्ट होते हैं। अगर वो कोई मर जाता है बड़ा बुद्धिस्ट, तो उनकी आत्मा की शांति के लिए किसी पवित्र स्थान पर छोटी छोटी जो है वो श्वेत पताकाएं फैला दी जाती हैं। कितनी? 108। और इन्हें उतारा नहीं जाता। ये नहीं है कि भाई कुछ समय हो गया उतार ले, ये समय के साथ अपने आप फट के खत्म हो जाती हैं, ये स्वयं ही नष्ट हो जाती हैं। कई बार तो कोई नया कार्य आरंभ करने पर भी पताकाएं लगाई जाती हैं। जब आप कुछ नया या अच्छा काम करने जा रहे हैं तो भी आप पताकाएं लगाते हैं, लेकिन उस समय सफेद पताकाएं नहीं लगाई जाती, लेकिन ये पताकाएं सफेद ना होकर रंगीन होती है, मतलब कलर्ड होती है। लेखिका को यहाँ जगह जगह पर दलाई लामा की तस्वीर दिखाई दी। भाई दलाई लामा बहुत माने हुए हम सभी लोग जानते हैं कि काफी बड़े व्यक्ति होते हैं। यहाँ तक कि जिस जीप में वह बैठी थी उसमें भी दलाई लामा का चित्र लगा हुआ था, कि अब जो सब लोग बुद्ध धर्म को मानते हैं तो दलाई लामा तो सबसे हेड हुए, तो वहां सभी जगह उन्होंने दलाई लामा की फोटो देखी। अब आ गए हम कवि लॉन्गस्टॉन्ग पे। थोड़ा आगे चलने पर कवि लॉन्गस्टॉन्ग स्थान आता है, जिसे देखते ही जितेन बताता है कि यहाँ गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। तो एक जगह का नाम है, क्योंकि अब वो गैंगटॉक से कहाँ युमथांग की यात्रा कर रहे थे, तो 150 किलोमीटर की दूरी थी, तो उस बीच बीच में कई ऐसी जगहें आई जहां पर सबका अपना अपना महत्व है। तो कवि लॉन्गस्टॉन्ग जो है वो ऐसी जगह है जहां पर गाइड फिल्म देवानंद और हेमा मालिनी की जो मूवी है उसकी शूटिंग हुई थी। इसी स्थान पर तिब्बत के चीज खेन बमसन ने लेपचाओं के शोमेन के कुंज तेग के साथ संधि पत्र हस्ताक्षर किए थे। तो ये नाम थोड़ा आपको ध्यान रखिएगा, तिब्बत के हैं जिन्होंने जो संधि पत्र को हस्ताक्षर किया था। तथा उनकी याद में यहाँ पर एक पत्थर स्मारक भी है। तो उन्होंने जो संधि पत्र बनाया था उसके याद में एक स्मारक भी बनाया गया है। लेखिका को एक कुटिया में घूमता हुआ चक्र दिखाई दिया। तो वहां आप लोगों ने देखा होगा बौद्ध धर्म में जो है वो प्रेयर व्हील के जिसे बोलते हैं, जिसे हाथ से घुमाया जाता है, तो उसे चक्र बोलते हैं।
जिस पर नार्गे उन्हें बताता है कि इसे धर्म चक्र कहते हैं, हिंदी में धर्म चक्र कहते हैं, इंग्लिश में प्रेयर व्हील कहते हैं, इसे लोग प्रेयर व्हील भी कहते हैं। इसके विषय में यह मान्यता है कि इसे घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। मगर आप यहाँ पर आए हैं तो उसे घुमाइए, तो आपने जितने भी पाप किए होंगे आपके वो पाप सभी धुल जाएंगे। प्रकृति की मनोरमता, अब जैसे जैसे वो पहाड़ों की तरफ बढ़ रही थी तो प्रकृति के एकदम अद्भुत छटा भी देख रही थी। कुछ और आगे चलने पर बाजार, बस्तियां और लोग पीछे छूटने लगे, क्योंकि जैसे जैसे आप हाईएस्ट रेंज पे जाएंगे तो जो क्या कहते हैं लोग होते हैं वो कम होते जाते हैं, क्योंकि पीक पर ज़्यादा लोग नहीं रहते हैं। कहीं कहीं स्वेटर बुनती नेपाली युवतियां और पीठ पर भारी भरकम कार्टन यानी गत्ते का बक्सा ढोते हुए बौने से बहादुर नेपाली मिल जा रहे थे। तो कहीं कहीं पर इस तरह के लोग मिल रहे थे। ऊपर से नीचे देखने पर मकान बहुत छोटे दिखाई दे रहे थे, ऊपर से देखेंगे तो छोटे छोटे से मकान दिखाई दे रहे थे। अब रास्ते वीरान, सकरे और जलेबी की तरह घुमावदार होने लगे थे। जैसे जैसे पहाड़ पे पढ़ेंगे हम आगे तो इस रास्ते इसी तरीके के हो जाते हैं। हिमालय विशालकाय होने लगा था, यानी कि पहाड़ अब बड़े बड़े पहाड़ दिखने लगे थे। कहीं पर्वत शिखरों के बीच दूध की धार की तरह झरझर नीचे गिरते जलप्रपात दिख रहे थे, यानी कि ऊपर ऊंचाई से जो पानी के झरने गिर रहे थे अब ऊंचाई से गिरेंगे तो कैसे होंगे, सब बहुत सफेद होते हैं, तो उतने सफेद झरने दिखाई दे रहे थे। तो कहीं चांदी की तरह चमक मारती तिस्ता नदी, तो तिस्ता नदी नीचे घाटी में बैठ रही थी, तो जब आप उस पर धूप पड़ेगी तो कैसे वो चांदी की तरह चमकती दिखाई दे रही थी, जो सिलीगुड़ी से लगातार लेखिका के साथ चल रही थी। कहाँ से? सिलीगुड़ी से अभी तक उनके साथ थी, बहती हुई दिखाई दे रही थी। अब जीप सेवन सिस्टर वाटरफॉल नामक स्थान पर रुकी। अब रास्ते में एक वाटरफॉल था जिसका नाम था सेवन सिस्टर वाटरफॉल। यहाँ एक विशाल और सुंदर झरना दिखाई दे रहा था। सैलानियों ने कैमरों से उस स्थान के चित्र लेने शुरू कर दिए। लेखिका यहाँ प्राकृतिक सौंदर्य में इतना खो गई कि उनका दिल वहां से जाने को नहीं किया। वो जगह इतनी पीसफुल थी, इतनी सुंदर थी कि अब हमारी लेखिका वहां से हटना नहीं चाहती थी। सॉरी। प्रकृति और पर्यावरण, अब यहाँ क्या बताया गया है? आगे चलने पर लेखिका को हिमालय की रंग बिरंगी चोटियां नए नए रूपों में दिखाई देती हैं, जो अचानक बादलों के छा जाने पर ढक जाती हैं। धीरे धीरे धुंध की चादर के छट जाने पर उन्हें दो विपरीत दिशाओं से आते छाया पहाड़ दिखाई देते हैं। छाया पहाड़ का मतलब क्या है कि बड़े बड़े पहाड़ हैं जो पूरी तरीके से काले से हैं, जो अब अपने श्रेष्ठतम रूप में उनके सामने थे, यानी कि जो विशालकाय रूप था अब उसमें बिल्कुल सामने खड़े थे। इस स्थान को देखकर लेखिका को ऐसा लगता है मानो स्वर्ग यहीं पर है। इतना सुंदर था कि उनको स्वर्ग का एहसास देने लगा था। वहां पर लिखा था थिंक ग्रीन, जो प्रकृति और पर्यावरण के प्रति सजग होने की बात कह रहा था। तो वहाँ हर जगह जैसे होर्डिंग्स लगे होते हैं, आप पहाड़ों पर जाएंगे तो बहुत तरह के होर्डिंग्स आपको मिलेंगे, तो उसी तरीके के वहाँ पर एक होर्डिंग लगा था थिंक ग्रीन, यानी कि आपको हरियाली बनाकर रखनी है। लेखिका यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य से इतना प्रभावित होती हैं कि जीप के कुछ देर वहां रुकने पर वह थोड़ी दूर तक पैदल ही वहां के सौंदर्य को निहारने लगती हैं, मतलब पैदल चलने लगती हैं। उनकी यह मुग्धता पहाड़ी औरतों द्वारा पत्थर को तोड़ने की आवाज से टूटती है। तो वो जो सुंदरता का वो इतना मजा ले रही थी, पूरी सुंदरता में वो डूबी हुई थी, वो सुंदरता का सपना एकदम अचानक टूट जाता है। क्यों टूटता है? क्योंकि उन्हें दूर से पत्थर तोड़ती हुई औरतों की आवाज आने लगी थी। क्या था? भूख, मौत और जीवित रहने की जंग में शामिल स्त्रियां। अब कहते हैं ना, पहाड़ों पर जो है जीवन वो आसान नहीं होता, तो इसी श्रृंखला में था इन औरतों का जीवन, कितना मुश्किल भरा और मौत से कैसे वो डेली खेल रही थी। लेखिका को ये देखकर बहुत दुख हुआ कि इतने सुंदर तथा प्राकृतिक स्थान पर भी भूख, मौत और जीवित रहने की जंग चल रही थी। वहां पर बॉर्डर रोड यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ने एक कर्मचारी ने बताया कि जिन सुंदर स्थानों का दर्शन करने वह जा रही हैं, यह सब इन्हीं पहाड़ी महिलाओं द्वारा बनाए जा रहे हैं। यानी कि जो आप जिन भी पहाड़ी इलाकों पर जाते हैं वहां पे आपको बहुत सुंदर चीजें दिखी मिलती है। भाई प्राकृतिक दृश्य अपनी जगह है, लेकिन हमें वहाँ की जो फैसिलिटीज मिलती हैं वो वहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा ही बनाई जाती है और बहुत मेहनत करके बनाई जाती है। ये सब इन पहाड़ी महिलाओं द्वारा बनाए जा रहे हैं। ये काम इतना खतरनाक है कि जरा भी ध्यान चूको तो मौत निश्चित है। अब उस तक जाने के लिए जो रोड्स का इस्तेमाल करते हैं वो भी वहाँ के स्थानीय लोग बनाते हैं, और ये बनाना इतना काम है, मुश्किल है कि जरा सा आप चूकोगे तो आप नीचे जो है कितने फीट नीचे खाई में गिरोगे और मौत पक्की है आपकी।
लेखिका को ध्यान आया कि एक स्थान पर सिक्किम सरकार का लगाया हुआ बोर्ड उन्होंने पढ़ा था, जिसमें लिखा था, एवर वंडर टू डिफाइन डेथ टू बिल्ड दीज रूट्स। ठीक है, ये एक उन्होंने लिखा था। इसका हिंदी में अनुवाद है, आप आश्चर्य करेंगे कि इन रास्तों को बनाने में लोगों ने मौत को झुठलाया है। यानी कि इतने खतरनाक परिस्थितियों में लोगों ने काम किया है। वास्तव में कितना कम लेकर भी ये पहाड़ी स्त्रियां समाज को कितना अधिक वापस कर देती हैं। यानी कि वो हमसे मेहनतानी के रूप में क्या बहुत जरा सा लेती होंगी, लेकिन कितना कुछ वो करके दे रही, हमारे लिए फैसिलिटीज दे रही है ताकि हम इस सुंदरता को देख सकें। पहाड़ी जीवन की कठोरता। अब पहाड़ी जीवन की, क्योंकि हमने जब एक रुख देखा सुंदरता का, तो वहीं के जनजीवन शैली का भी देखिए जो लेखिका ने देखा। जब जीप और ऊंचाई पर पहुंची तो 7-8 वर्ष की उम्र के बहुत सारे बच्चे स्कूल से लौट रहे थे। कैसे होते हैं? स्कूल से लौट रहे थे। जितेन यानी कि गाइड उन्हें बताते हैं कि यहाँ तराई में ले देकर एक ही स्कूल है। यानी कि इतने में, तराई मतलब निचले इलाके में जाकर सिर्फ एक स्कूल है, जहाँ 3-3.5 किलोमीटर की पहाड़ी चढ़कर ये बच्चे स्कूल जाते हैं। सोचिए, हम लोग यहाँ थोड़ी दूर चल नहीं पाए, वो 3.5 किलोमीटर, वो भी पहाड़ चढ़ के स्कूल जाते हैं। पढ़ाई के अतिरिक्त ये बच्चे शाम के समय अपनी माँ के साथ भी मवेशी चराते हैं। मतलब कहने का मतलब क्या है, स्कूल में तो पढ़ेंगे मगर उसके बाद वो घर में आकर भी काम करते हैं, पानी भरते हैं और जंगल से लकड़ियों के भारी भारी गट्ठर भी धोते हैं। मतलब बहुत बड़े बड़े गट्ठर, क्योंकि घर में चूल्हा जलाने और गर्मी लेने के लिए आग जलानी पड़ती है, तो ये आग लकड़ियों से ही आती है। तो जो आप छोड़ी ना कि आप जिस इलाके में रह रहे वहीं भाई आगे पीछे नीचे उतरना पड़ेगा या ऊपर जाना पड़ेगा, तो लकड़ियाँ काटनी पड़ती हैं, इसके लिए ये ईंधन का काम करती हैं। तो ये गट्ठर भी, जो लकड़ियों के गट्ठर उनकी माँ काट के तैयार करती हैं, बच्चे उन गट्ठरों को ढोने का काम करते हैं, यानी कि वहाँ से अपने घर तक लाने का काम भी करते हैं। लायुंग के प्राकृतिक दृश्य। अब आगे वो बढ़ी कहाँ? लायुंग। युमथांग पहुंचने के लिए लायुंग में जिस मकान में लेखिका व उनके सहयात्री ठहरे, वह तिस्ता नदी के किनारे लकड़ी का एक छोटा सा घर था। वहां का वातावरण देख उन्हें लगा कि प्रकृति ने मनुष्य को सुख, शांति, पेड़ पौधे, पशु सभी कुछ दिए हैं, किंतु हमारी पीढ़ी ने प्रकृति की इस लय, ताल और गति से खिलवाड़ करके अक्षम्य यानी कि क्षमा के योग्य ना होने वाला अपराध किया है। मतलब प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया, लेकिन हमने उसके साथ खेल किया है, और जो हमने काम किया है वो क्षमा के योग्य नहीं है। लायुंग की सुबह बेहद शांत और सुरमई थी। जब उन्होंने रात बिताकर सुबह उठे तो बहुत ही सुरमई, यानी कि जैसे साफ वेदर होता है और उस दिन सूरज निकले तो कितना अच्छा लगता है, उस तरीके का मौसम था। वहाँ के अधिकतर लोगों की जीविका का साधन पहाड़ी आलू, धान की खेती और दारू का व्यापार है। तो यहाँ के लोग इन सारी चीज़ों से को बेच करके अपना काम, अपनी जीविका चलाते हैं। लेकिन सुबह अकेले ही पहाड़ों की बर्फ देखने निकल जाती हैं। अब लेखिका क्या होती है, सुबह सुबह अकेले निकल जाती हैं, परंतु वहीं जरा भी बर्फ नहीं मिली। उन्होंने सोचा कि शायद लायुंग में उनको बर्फ मिलेगी, लेकिन उन्हें कहीं पर भी बर्फ नहीं मिली। लायुंग में एक सिक्किमी नवयुवक ने उन्हें बताया कि प्रदूषण के चलते यहाँ बर्फबारी यानी कि स्नोफॉल लगातार कम होती जा रही है। ये बात तो सही है कि जैसे जैसे प्रदूषण बढ़ रहा है, अब हमको बहुत ही कम एरिया में स्नोफॉल देखने को मिल रहा है, जो उस समय वहां पर एक सिक्किमी आदमी ने, नवयुवक ने लेखिका को बताया। भारत का स्विट्जरलैंड पहुंच गई हमारी लेखिका। बर्फबारी देखने के लिए लेखिका अपने सहयात्रियों के संग लायुंग से 500 फीट की ऊंचाई पर स्थित कटाव नामक स्थान पर जाती हैं। इसे भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। कटाव जाने का मार्ग बहुत दुर्गम था। सभी सैलानी की सांसें रुकी जा रही थी। रास्ते धुंध और फिसलन से भरे थे, जिनमें बड़े बड़े शब्दों में चेतावनियां लिखी थी। इफ यू आर मैरिड, डाइवोर्स स्पीड। दुर्घटना से देर भली, सावधानी से मौत टली। तो भाई उनको जब लियांग में बर्फ नहीं मिलती तो वो आगे बढ़ते हैं, लायुंग में बर्फ नहीं मिलती तो आगे बढ़ते हैं कि वह कटाव में बर्फ मिलेगी, जो लायुंग से 500 किलोमीटर आगे था। अब वहाँ के रास्ते बहुत दुर्गम थे, धुंध थी, सकरे रास्ते थे और हर जगह सावधानियां लिखी हुई थी सरकार द्वारा।
कटाव की सुंदरता क्या थी भाई? कटाव पहुंचने के रास्ते में दूर से ही बर्फ के ढके पहाड़ दिखाई देने लगे। अब सभी बर्फ ही देखना चाहते थे, तो अब दूर से बर्फ के पहाड़ देखकर सब एक्साइटेड हो रहे थे। पहाड़ ऐसे लग रहे थे जैसे किसी ने उन पर पाउडर छिड़क दिया या साबुन के झाग चारों ओर फैला दिए। सभी यहाँ बर्फ पर कूदने लगे। जैसे ही उन लोगों को बर्फ दिखा, सभी उतरे और बर्फ खेलने लगे। लेखिका को लगा शायद ऐसी ही विभोर कर देने वाली दिव्यता के बीच सारे ऋषि मुनियों ने वेदों की रचना की होगी। मतलब उन्होंने इतनी सुंदरता देखने के बाद कहा कि शायद इसी सुंदरता में जो हमारे ऋषि मुनि हैं, उन्होंने इन वेदों की रचना करी जिन्हें हम आज पढ़ते हैं, और जीवन के गहन सत्यों को भी खोजा होगा। तो जो सत्य है, जो चीजें हैं, उनकी खोज भी उन्होंने इसी सुख शांति में रहकर करी होगी। लेखिका की मित्र मणि एकाएक दार्शनिकों की तरह कहने लगी। अब क्या, उनके साथ उनकी मित्र भी सफर कर रही थी मणि, तो वो क्या कहने लगी? ये हिम शिखर जल स्तंभ हैं पूरे एशिया के, देखो प्रकृति भी किस नायाब ढंग से इंतजाम करती है। सर्दियों में बर्फ के रूप में जल संग्रह कर लेती है और गर्मियों में पानी के लिए वह त्राही त्राही मचा देती है। तो ये ही बर्फ शिलाएं पिघल पिघल कर जलधारा बन हमारे सूखे कंठों की तरावट पहुंचाती हैं। कितनी अद्भुत व्यवस्था है जल संचय की। तो यहाँ पर उन बर्फ को देखने के बाद हमारी जो लेखिका हैं, उनकी मित्र बोलती हैं कि प्रकृति ने जल संचय यानी कि जल को एकत्र करने का कितना नायाब तरीका ढूंढा है कि सर्दी भर वो बर्फ के रूप में इन पहाड़ों में जमा हो जाता है पानी, और जब गर्मियां आती हैं तो बूंद बूंद करके यही पिघलकर नदियों के तौर पर हमारे घरों तक वो पानी पहुंचाती है। तो प्रकृति ने जल संचय का खूब इंतजाम कर रखा है। अब सैनिकों की वीरता के किस्से। रास्ते में एक सैनिक भी मिला था, तो उसी कितने दुर्गम इलाके होते हैं, उनमें सैनिक तैनात रहते हैं, उसके बारे में उन्होंने बताया है। वहां से आगे बढ़ने पर उन्हें मार्ग में इक्की दुक्की फौजी छावनियां दिखाई देने लगी। अब जब वहां से वो आगे बढ़ी, कटाव से जब आगे बढ़ी, तो उनको क्या हुआ? छावनियां दिखाई देने लगी। वहां से थोड़ी ही दूरी पर चीन की सीमा थी। किससे थोड़ी दूरी पर? चीन की सीमा। जब लेखिका ने एक फौजी से पूछा कि इतनी कड़कड़ाटी ठंड, उस समय तापमान 15 डिग्री सेल्सियस था, में आप लोगों को बहुत तकलीफ होती होगी। एक सैनिक से पूछा कि भाई इतनी ठंड में आप लोग यहाँ ऊपर रहते हो तो आपको बहुत तकलीफ होती होगी। तो उसने उत्तर दिया, उस सैनिक ने उत्तर दिया, आप चैन की नींद सो सके इसलिए तो हम यहाँ पहरा दे रहे हैं। बहुत बड़ी बात कही। वाकई आज हम अपने घरों में अगर इत्मीनान से हैं तो बहुत ये शुक्रगुजार होना चाहिए उन सैनिकों का जो हमारे बॉर्डर्स पे विपरीत परिस्थितियों में जो है तैनात रहते हैं और उसकी रक्षा करते हैं। थोड़ी दूर पर एक फौजी छावनी पर लिखा था, वी गिव अवर टुडे फॉर योर टुमारो। हम आज अपना देते हैं आपके कल के लिए। लेखिका को भारतीय सैनिकों पर बहुत गर्व होता है। लेखिका क्या, हम सभी को होता है। वह सोचने लगी कि पौष और माघ के महीने में जब केवल पेट्रोल को छोड़कर सब कुछ जम जाता है, उस समय भी ये सैनिक हमारी रक्षा के लिए दिन रात लगे रहते हैं। अभी तो गर्मियों का मौसम था तो वहां 15 डिग्री सेल्सियस था। ठंड के मौसम में क्या होता है, वहां पेट्रोल छोड़ के सब कुछ जम जाता है। तो उस समय यहाँ पर काम करना कितना मुश्किल होता होगा इन लोगों के लिए। यूथांग की घाटियों में ढेरों प्रियता और रोडियंट के फूल खिले हुए थे। जितेन उन्हें बताता है अगले 15 दिनों में पूरी घाटी फूलों से भर जाएगी। ये पूरी घाटी किससे होगी? फूलों से भर जाएगी। सिक्किम में भारत प्रेम। ठीक है, अब सिर्फ क्या बताते हैं सिक्किम में भारत प्रेम किस तरीके। लेखिका यूथॉम में चिप्स बेचते हुए एक युवती से पूछती हैं, क्या तुम सिक्किमी हो? वह युवती उत्तर देती है, नहीं, मैं इंडियन हूँ। लेखिका को यह जानकर बहुत प्रसन्नता होती है कि सिक्किम के लोग भारत में मिलकर बहुत प्रसन्न हैं। आप सभी को पता होगा कि सिक्किम पहले भारत का हिस्सा नहीं था, लेकिन जब इसे मिलाया गया तो वहाँ के लोग बहुत प्रसन्न हुए थे। सिक्किम से जुड़ी लोक मान्यताएं क्या हैं? जब लेखिका तथा उनके साथी जीप में बैठ रहे थे तब एक पहाड़ी कुत्ते ने रास्ता काट दिया। लेखिका की साथी मणि बताती है कि ये पहाड़ी कुत्ते जो केवल चांदनी रात में ही भौंकते हैं, मतलब हमेशा शांत रहेंगे, लेकिन मान्यता है क्या कि सिर्फ चांदनी रात में भौंकेंगे। वापस लौटते हुए जितेन उन्हें जानकारी देता है कि यहाँ एक पत्थर है जिस पर गुरु नानक के पैरों के निशान हैं। कहा जाता है कि जहां गुरु नानक की थाली के थोड़े से चावल छिटक कर बाहर गिर गए थे और जिस स्थान पर चावल छिटक गए थे वहां चावल की खेती होती है। यानी कि उनके पैरों के निशान है और उनकी थाली के जो चावल वहां गिरे थे तब से वहां पर चावल की खेती होने लगी है।
अब आते हैं खेदुम का महत्व। वहां पे एक जगह है, जितेन उदय बताते हैं कि 3-4 किलोमीटर आगे खेदुम नामक एक स्थान है, पर देवी देवताओं का निवास स्थान है। तो मतलब वहां के लोगों की मान्यता के अनुसार वहां पर देवी देवता बसते हैं। सिक्किम के लोगों का विश्वास है कि जो यहाँ गंदगी फैलाता है उसकी मृत्यु हो जाती है। सिक्किम एक बहुत ही सुंदर जगह है, तो हमें वहां गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। तो ये मान्यता है कि जो वहां गंदगी फैलाएगा उसकी मौत होगी, उसकी मृत्यु हो जाती है। लेखिका की पूछने पर कि क्या तुम लोग पहाड़ों पर गंदगी नहीं फैलाते, तो वह उत्तर देता है, नहीं मैडम, हम लोग पहाड़, नदी, झरने इन सब की पूजा करते हैं, क्योंकि ये सारे ही पूजनीय हैं, क्योंकि हमारे जीवन का आधार ही यही है, क्योंकि हम जीवित ही इनके सहारे हैं, तो हमें इन सब की पूजा करनी चाहिए। और इस चीज़ को सिक्किमी लोग बहुत अच्छे से समझते भी हैं। जितेन यूथांग के विषय में एक जानकारी और देते हैं। जब सिक्किम भारत में मिला तो उसके कई वर्षों बाद भारतीय सेना के कप्तान शेखर दत्ता के दिमाग में यह विचार आया कि केवल सैनिकों को यहाँ रखकर क्या होगा, कि मतलब सिर्फ सैनिक यहाँ पर आए, अपना रहें, तो इससे इस स्टेट का कोई भला नहीं होने वाला है। घाटियों के बीच रास्ते निकालकर इस स्थान को टूरिस्ट स्पॉट बनाया जाए। तो उन्होंने सोचा कि क्यों नहीं, इतनी सुंदर जगह है तो इसे एक टूरिस्ट स्पॉट बनाया जाए, ताकि यहाँ के लोग जो हैं उनका जीवन सुधर सके, भाई इनको कमाने के और जरिए मिलेंगे। लेखिका सोचती है कि नए नए स्थानों की खोज अभी भी जारी है, और शायद मनुष्य की कभी ना समाप्त होने वाली खोज का नाम सौंदर्य है। मतलब अभी भी हम देखिए बहुत ट्रैवल, अगर जो लोग बहुत ट्रैवल करते हैं वो बहुत सारी जगहों पर ट्रैवलिंग करते हैं, लेकिन अभी भी उनकी खोज बाकी है, वो और सुंदर जगहें देख लेना चाहते हैं। तो ये रहा पूरा पार्ट, जहाँ पर हमने सभी मेन पॉइंट्स को आपको समझाने का प्रयास किया। आप अच्छे से समझ गए होंगे पूरे पार्ट को। जो जी चीज, चूंकि ये एक यात्रा वृत्तांत है तो डे बाय डे का डिस्क्रिप्शन इसमें दिया गया है, और उसी तरीके इसमें बहुत सारी ऐसे फैक्ट्स हैं, बहुत सारी डेट्स हैं जिन्हें आपको याद रखना पड़ेगा, जिससे संबंधित प्रश्न आपके पास में आएंगे। तो इसी तरीके के प्रश्न आपके लिए लेकर आती रहूंगी। मिलते हैं, अभी हमारी इस बुक का लास्ट चैप्टर बाकी है, तो लेके आऊंगी अगली बार। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।